नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका विटामिन्स। आज जानेंगे विटामिन्स किस तरीके से काम करते हैं हमारे शरीर में और क्या क्या इनके आपके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो एक क्वेश्चन से करेंगे जो पेपरों में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बेरी बेरी विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि आपका विटामिन बी होता है और विटामिन बी में भी कौन सा होता है, 1 होता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप दिमाग में रखना, जिसे थाइमीन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन को समझने के लिए आपका ये लेक्चर। तो विटामिन्स क्या होते हैं, आपने हमेशा याद रखना है कि ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वहीं और ये कैसे होते हैं, हमारे शरीर को हमेशा सूक्ष्म, मतलब जिसे बोलते हैं आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये आपके न्यूट्रिएंट्स, दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। वो होता है एक माइक्रो और एक होता है मैक्रो। मैक्रो मतलब जिनकी अच्छी मात्रा हमारे शरीर को चाहिए होती है, जैसे आपके काप्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, या फिर आपके प्रोटीन्स हो गए, या आपका फैट्स हो गया। ये चीज़ें हमें अधिक मात्रा में चाहिए होती हैं। वहीं अगर बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो इनकी सूक्ष्म मात्रा हमें चाहिए होती है। आपके जो विटामिन आते हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। वहीं अगर बात करें तो ये आपके चयापचय, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है। चयापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है ना, पाचन क्या बोलते हैं आपका, पाचन करने के लिए बॉडी को। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपके जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकते, संश्लेषित नहीं किया जा सकता। हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकता, बहुत कम टाइम तक क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, या फिर बिल्कुल ही नहीं कर सकता। कुछ जैसे आपके जो दो तरीके के विटामिन्स होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, जो आपके किस में होते हैं, वसा में होते हैं, और एक होते हैं आपके वाटर सॉल्यूबल, जो आपके पानी में घुलनशील होते हैं। तो जो आपके वाटर में घुलनशील होते हैं या पानी में घुलनशील होते हैं वो बी और सी होते हैं, सारे बी। और जो सी होता है वो सारे क्या होते हैं, आपके वाटर में या पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी स्टोर नहीं होते हैं। बाकी जो आपके फैट सॉल्यूबल होते हैं थोड़ा बहुत हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं, ये रहते हैं, स्टोर रहते हैं। अच्छा, वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो विटामिन्स की जब बात की जाती है, ठीक है ना, तो उसके अलावा हमारे शरीर में खनिज होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें मिनरल्स बोला जाता है। आवश्यक फैटी एसिड्स होते हैं, जो इसेंशियल आपके फैटी एसिड्स होते हैं, या फिर आवश्यक जो अमीनो एसिड्स होते हैं। हमारे शरीर में 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं हमारे शरीर में। वहीं बात करें अगर कि जो आपका विटामिन होता है वो कभी भी सिंगल जो आपका एटम होता है उससे नहीं बनता है। और जब इनको यानी कि ग्रुप में रखा जाता है तो इन्हें विटामर्स बोला जाता है, ये आप याद रखना। विटामिन ई जो आपका होता है, जिसे टोकोफिरॉल बोलते हैं या टोकोट्रिनॉल बोलते हैं, इसमें 4 टोकोफिरॉल्स मिलते हैं और 4 टोकोट्रिनॉल्स मिलते हैं। वैसे इसका अगर नाम पूछा जाता है तो पेपरों में जो दिया जाता है वो टोकोफिरॉल दिया जाता है। अगर मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए जो आपके विटामिन माने जाते हैं वो 13 तरीके के विटामिन होते हैं, जिसमें आपका विटामिन ए आता है, जिसे रेटिनॉल बोला जाता है। तो इसमें सारे ट्रांस रेटिनॉल्स आते हैं, या ऑल ट्रांस जो आपके रेटिनल एस्टर होते हैं, या साथ ही जो आपके ऑल ट्रांस बीटा कैरोटीन। याद रखना, बीटा कैरोटीन को आप बी में मत ले लेना। बीटा कैरोटीन को जब संश्लेषित किया जाता है, ठीक है ना, सिंथेसाइज किया जाता है, तब जाके आपका विटामिन ए निकलता है। तो बीटा कैरोटीन आप याद रखना, विटामिन ए ही है। और इसमें कई सारे आपके प्रोविटामिन्स ए और कैरोटीनॉइड्स आते हैं। विटामिन बी 1 की बात करें तो इसे थाइमीन बोलते हैं, जो आपका बेरी बेरी रोग जो होता है, अगर आसान क्वेश्चन आता है तो वो सीधे पूछ लेता है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप बी लिखते हैं सीधे, ठीक है ना, पर वो होता बी 1 है, थाइमीन। विटामिन बी 2 की बात करें तो इसे राइबोफ्लाविन बोलते हैं, बी 3 को नियासिन बोलते हैं, 5 को आपका पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, 6 को पाइडॉक्सिन बोलते हैं, 7 को बायोटीन बोलते हैं, 9 को आपका फॉलिक एसिड बोला जाता है, और 12 को जो आपका विटामिन बी 12 है उसे कोबाल्टिन बोलते हैं, साइनोकोबालामाइन भी बोला जाता है, इसे आप याद रखिए। सी को आपका एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, डी को कैल्सिफेरॉल बोला जाता है, ई को टोकोफेरॉल या टोकोट्रिनॉल दोनों बोला जा सकता है, विटामिन के को फाइलोकिनॉन या क्विनॉन बोला जाता है। एक बार एक पेपर में पूछा गया था कि कोबाल्ट जो आपका धातु है वो किस विटामिन में पाया जाता है या होता है, तो याद रखना वो विटामिन बी 12 है, क्योंकि इसका नाम ही साइनोकोबालामाइन या कोबाल्टिन है। तो कोबाल्ट कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो विटामिन ए, अगर अगर विटामिन ए की बात करूँगा तो हमारी जो सेल्स होती हैं या टिश्यूज़ होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, कोशिका और ऊतक वृद्धि के लिए ये आवश्यक होते हैं।
विटामिन डी एक तरीके से हार्मोन की तरह काम करता है और हमारी हड्डियों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होते हैं ये फंक्शन एंजाइम्स होते हैं। वहीं सी और ई की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। जो ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमें फलों से मिलते हैं, फलों से मिलते हैं। खासकर जैसे सेब होता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हाई होती हैं आपकी, ठीक है ना। जो हमारा जो बोल सकते हैं कि एज जो होती है या झुर्रियाँ जो मुंह में पड़ जाती हैं या आदमी जल्दी बूढ़ा लगने लग जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वही होती है कि आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं दिखता है। तो ये काफ़ी अच्छी होती है। अगर बोला जाए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को, ये बेहतर होती हैं। हर इंसान में एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होने चाहिए ताकि वो फ्रेश दिखे। विटामिन के की अगर बात करें तो इसकी मैं बात कर देता हूँ कि ये ना ही कम चाहिए होता है हमारे शरीर को, ना ही बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में चाहिए होता है। और एक और चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि विटामिन के जो होता है ये हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस कर लेता है। हमारी जो आंत होती है, बड़ी आंत जिसे बोलते हैं आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी जो आंत होती है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे गुड बैक्टीरिया कहते हैं। इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे ई कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया जिसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, वो इसे प्रोड्यूस करता है। और ये जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जब बाहर कभी भी अगर अगर मान लो कि हमारे शरीर में कहीं पे कट पड़ जाए, ठीक है ना, कट जाए, तो वहाँ से जब खून निकलता है तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे ब्लड क्या हो, क्लॉट करे आपका, ठीक है ना, वहाँ पे थक्का जमे ताकि खून बंद हो सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ये आप याद रखना। वहीं अगर बात करें कि विटामिन्स का अगर इतिहास देखा जाए तो विटामिन्स 1935 से पहले तक हम लोग या विश्व में जितने भी आपके देश हैं वो केवल भोजन से ही प्राप्त करते थे, ये आपने याद रखना है। और इसके कारण क्या होता था कि अगर आप इस तरीके का भोजन करते हैं, एक जैसा भोजन जो किया जाता है, इसलिए कभी भी देखना कि हमें जो भोजन के लिए प्रेफर किया जाता है वो किया जाता है कि हर दिन वैरायटी होनी चाहिए। आज अगर कोई एक सब्जी खाई जा रही तो दूसरे दिन कोई दूसरी, आज अगर एक दाल खाई जा रही तो दूसरे दिन कोई दूसरी खानी चाहिए। यानी कि वैरायटी बहुत ज़रूरी है भोजन में, ताकि हमें सारे विटामिन मिल सकें अच्छी मात्रा में। तो भोजन से हमें प्राप्त होता था। अगर एक जैसा भोजन कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो सकता है कि हम विटामिन ए वाले आपके जो कौन है भोजन है उसे कर रहे हो और ऐसे विटामिन ना ले रहे हो जो जिनके हमारी शरीर को ज़रूरत है, जैसे विटामिन सी हो गया या आपका ई हो गया, इस तरीके से हो गया। वहीं अगर बात करें तो 1935 के बाद से, जब से यानी कि विटामिन आपके आए, तब से यानी कि जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स था वो आपका ईस्ट के थ्रू निकल जाता था, जबकि विटामिन सी को जो आपका हाफ सिंथेटिक फॉर्म थी उसके तरीके से उत्पादित किया जाता था। 1950 के दशक तक लगभग मान के चलिए आप कि आपके ये सारे विटामिन से लोग क्या हो गए थे, अवगत हो गए थे और लोग मल्टीविटामिन का सेवन भी करने लग गए थे, ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। वहीं बात करें कि इनकी कमियों को रोकने के लिए सरकार जैसे आटे, दूध जैसे आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें दूध मान लीजिए, देखो विटामिन सी जो होता है, दूध में विटामिन सी को छोड़ के सारे विटामिन आपको मिलते हैं, प्रोटीन्स वगैरह सब मिलता है विटामिन सी, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट से मिल सकता है आपको। सिट्रस फ्रूट्स मतलब ये केवल आपको प्लांट से मिल सकता है, पौधों से मिल सकता है, कोई भी जानवर इसे पैदा नहीं कर सकता विटामिन सी को। तो इसको छोड़कर दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं विटामिन सी को, ये आपने याद रखना है। तो विटामिन सी जो होता है वो केवल यानी कि बनाया जा सकता है फ्रूट्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, ये आपने याद रखना। वही संश्लेषित कर सकते हैं। जो जानवर होते हैं या ह्यूमन होते हैं वो इसे क्या नहीं कर सकते, आपका स्टोर नहीं कर सकते, ना ही इसे पैदा कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं होता, ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। वहीं अगर बात करें गर्भावस्था में, जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उनके शरीर को फॉलिक एसिड की बहुत ज़रूरत होती है। फॉलिक एसिड B9 को बोला जाता है, ये आपने याद रखना है, फॉलिक एसिड। और इसकी खुराक दी जाती है जब महिला गर्भावस्था में रहती है, क्योंकि जो बच्चा होता है, जो आपका बोल सकते हैं शिशु होता है पेट में, तो एम्ब्रियो, तो उसके जो न्यूरॉन ट्यूब होती है उसके दोषों को, जोखिम को क्या कर देता है, कम कर देता है आपका B9, अगर कभी पूछा जाता है। अच्छा, अगर यही बात अगर मैं आगे चलूँ तो हमेशा जो इंसान है उसे विटामिन युक्त आहार करने की सलाह दी जाती है, जिसमें मैंने बोला था कि वैरायटी बहुत ज़रूरी है। विटामिन की अगर बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो ये आप ज़रूर याद रखना है कि FG हॉफकिन थे जिन्होंने ये डिस्कवर किए थे। उनका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे आगे लिखा हुआ है हॉफकिंग। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने विटामिन सबसे पहले खोज निकाले थे या डिस्कवर कर लिए थे। और इनका नाम जो विटामिन था ये दिया था किसने, 1912 में दिया था, एक पॉलिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था कॉस्मिर फंक, उन्होंने दिया था। और ये नाम आया है आपका एमाइन से, बाद में जाके इस एमाइन से ई नाम को हटा दिया गया
और तब वाइटामाइन इसका नाम बाद में रख दिया गया था। 1913 से लेकर 1948 के बीच तक लगभग सारे के सारे आपके विटामिन खोज निकाले गए थे, तो ये आपने याद रखना है। अगर मैं देखूं कि क्लासिफिकेशन करूं, वर्गीकरण करूं, तो आपको दो तरीके के विटामिन मिलते हैं। एक तो जो पानी में घुलनशील होते हैं जिन्हें बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, वहीं दूसरी तरफ आपके होते हैं वसा में घुलनशील जिन्हें बोलते हैं फैट सॉल्युबल। तो बी और सी को छोड़ के, बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसको छोड़ के सारे के सारे आपके जितने विटामिन होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पानी में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो हमारा शरीर ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकता, जबकि जो वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए हमारा शरीर क्या कर सकता है, संग्रहित कर सकता है, स्टोर कर सकता है। मनुष्य को मुख्यतः 13 प्रकार के विटामिन सी होते हैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, जिसमें से 4 तो वसा में घुलनशील होते हैं जिसमें ए, डी, ई के आते हैं, ठीक है ना, और 9 पानी में घुलनशील होते हैं। इन 9 में मैं बता देता हूँ, 8 तो आपके विटामिन बी वाले आते हैं और एक विटामिन सी आता है। और एक चीज़ याद रखना कि जो पानी में घुलनशील होते हैं वो, जो पानी में घुलनशील विटामिन है पानी में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि लिखा ही है कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये शरीर द्वारा आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं। जैसे आपके सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने संतरा खाया तो वो बहुत जल्दी आपका शरीर क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। उसे डाइजेस्ट करने में आपके जो आंतें होती हैं उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, आपका डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। और मूत्र मार्ग से आपका क्या होता है, जल्दी भी निकल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि जो आपके लिपिड्स होते हैं, जो आपके फैट सॉल्युबल होते हैं, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होने चाहिए आपके शरीर में, कुछ टाइम तक ही होने चाहिए। और ये आंतों के मार्ग के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं, मतलब जो हमारी क्या होती हैं, आंतें होती हैं, वो इन्हें क्या करती हैं, आपके अवशोषित करती हैं। विटामिन ए और डी अगर ये शरीर में जमा हो रहे हैं तो ये हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन हो सकती है, जो काफ़ी खतरनाक होती है। एक और बीमारी देखने को मिल सकती है फैट सॉल्युबल से, क्योंकि वो थोड़ा टाइम तक आपके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो ज़्यादा टाइम तक अगर स्टोर होते हैं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारी भी देखने को मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊं तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या करता है कि डैमेज कर सकता है, ये जो बीमारी है डैमेज कर सकती है आपके लंग्स को, आपके लंग्स को कर सकती है डैमेज, या आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, परिसंचरण जो तंत्र है, सॉरी परिसंचरण, डाइजेस्टिव जो ट्रैक है मतलब, तो उसको क्या कर सकती है, ये आपका इसको इफेक्ट कर सकती है। इसमें होता है क्या है कि जो आपकी सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो आपकी लंग्स में होती हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक में होती हैं, उसमें क्या कर देता है, ये म्यूकस को या स्वेट ग्लैंड जो आपकी स्वेट होता है या डाइजेस्टिव जूस होता है उसे काफ़ी थिक बना देता है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है विटामिन ए, तो ये दूध, मक्खन या सब्जियों से हमें प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो बीटा कैरोटीन को मैंने बताया था विटामिन ए में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। खासकर सब्जियों में ऐसा होता है कि जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है सब्जी में, वो तुरंत क्या हो जाता है, जैसे मनुष्य उसे लेता है तो बीटा कैरोटीन किस में चेंज होता है, विटामिन ए में चेंज हो जाता है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से याद रखना कि आपकी ये काफ़ी अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि विटामिन ए किस लिए चाहिए होता है, बाद में बात करेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारी आँखों के लिए सबसे बेहतर होती है ये। अगर थायमीन की बात करूँ बी, तो थायमीन को मैंने बोला था B1 बोलते हैं। तो ये साबुत अनाज हो गया, आटा, दाल, मेवा, मटर, फलियाँ, इनमें होता है। और इसमें क्या होता है, आपका काप्स बर्न करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे मात्रा लिखी हुई है प्रतिदिन के हिसाब से 1 मिलीग्राम, तो ये आप पढ़ लेना। राइबोफ्लेविन की बात करें, जो आपका B2 होता है वो दूध और पनीर से मिल जाता है, मतलब एनिमल जो आपका डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिल जाता है। और ये हमारे शरीर में एनर्जी को बनाए रखता है, स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म होती है। नियासिन अगर सी की बात करें तो ये साबुत अनाज, आटा और एंड्रिच जो आपका क्या होता है, फूड होता है, उससे हमें ये मिल जाता है। पायोडॉक्सिन की अगर बात करें तो ये B6 होता है, आप याद रखना, ये भी हमें दूध, साबुत अनाज से मिल जाता है। और जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं उनको बेहतर करने का काम करता है, हमारी जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उन्हें बेहतर करने का काम करता है। पेंटोथेनिक एसिड की बात करूं तो जो गिरीदार फल होते हैं जिनमें बीज पाया जाता है और साबुत अनाज उनमें मिलता है, पेंटोथेनिक को B5 बोला जाता है। तो ये भी हमारे शरीर में एनर्जी को क्या करता है, आपका पैदा करता है। बायोटीन की अगर बात करूं तो B7 है, ये भी गिरीदार फल और ताज़ा सब्जियों से हमें प्राप्त होता है। और जो हमारा क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र और त्वचा हमारी जो कौन होती है, स्किन होती है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बायोटीन। विटामिन बी की अगर बात करूँ, जो ये सारे आते हैं ये विटामिन बी में ही आते हैं। तो दुग्धशाला उत्पाद में ये जो आपके होते हैं, डायरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। फॉलिक एसिड की अगर बात करूँ B9 की, तो ये ताज़ी सब्जियों से आपका मिल जाता है हमारे शरीर को। और खासकर जैसे मैंने बोला है कि जो आपका एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, उसके न्यूरॉन जो सिस्टम होता है उसको डेवलप करने में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। और डॉक्टर जो आपकी कौन सी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनको ये सजेस्ट किया जाता है, खासकर जो आपका कैल्शियम की गोलियाँ होती हैं,
आपकी फॉलिक एसिड, जो आपकी विटामिन की गोली होती है उसमें फॉलिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी की बात करें तो जितने भी रसदार फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे टमाटर हो गया या कच्ची बंद गोभी हो गया, आलू हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गया, इनमें मिलता है। और विटामिन सी हमारी हड्डियों, दांत, इनके लिए बेहतर होता है। विटामिन डी भी हमें डायरी प्रोडक्ट से मिल जाता है और विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सूर्य हमें विटामिन डी नहीं देता, ठीक है ना, कि सूर्य की जो आपकी क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमें नहीं मिलता है। आपने ये याद रखना है कि उनसे किसी भी तरीके से हमें विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी हमारा शरीर खुद पैदा कर सकता है, और किसके थ्रू, खाने के थ्रू। और सिर्फ क्या होता है कि जो आपकी क्या होती हैं, आपकी जो यूवी रेज होती हैं सूर्य की, वो क्या कर सकती हैं, विटामिन डी को जनरेट कर सकती हैं, जनरेट करने का काम होता है। बस ये आपने याद रखना है। तो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन ई की बात करें तो ये हमें आपका वनस्पति तेल और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों से मिल जाता है। अच्छा, एंटी विटामिन भी आपको देखने को मिलेंगे। एंटी विटामिन वो होते हैं जो आपके विटामिन के कार्यों को रोकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं एविडीन की, ये एक एंटी विटामिन है जो बायोटीन, जो B7 के अवशोषण को रोकता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपका एक पायरेथियामिन है जो आपका थाइमीन, जो विटामिन B1 है, उसके संश्लेषण को रोकता है, उसकी प्रोसेसिंग को रोकता है। तो ये एंटी विटामिन भी आपको कुछ देखने को मिलते हैं। विटामिन के कुछ कार्य होते हैं, जैसे भ्रूण के विकास और बचपन के विकास के लिए, जैसे मैंने बोला था B9 फॉलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट होता है भ्रूण के विकास के लिए। और सिंपल सी बात है कि हमें अपने माता पिता से जो जीन मिलते हैं, तो जो कमियां या दोष या जो फ़ायदे हमारे माता पिता में होंगे, वही चीज़ हमें मिलती है, ठीक है ना। तो ये इसमें यही चीज़ लिखी हुई है। वयस्क अवस्था में जब आते हैं तो हमें प्रोटीन हो गए, कार्ब्स हो गए, वसा हो गए, इनकी अच्छी मात्रा चाहिए होती है। इनको भी क्या करना होता है, संसाधित संश्लेषित करने के लिए विटामिन की जरूरत पड़ती है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम कैसे हैं, एक बहुकोश के जीव हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं हमारे अंदर, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, हम कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय हैं। अच्छा, वहीं बात करूँ विटामिन के जो स्रोत होते हैं, तो मैं बता दूं आपको, जैसे बीटा कैरोटीन है तो उससे विटामिन ए आपका संश्लेषित हो जाता है। नियासिन जो होता है वो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, उससे संश्लेषित किया जाता है। और अगर ज़्यादातर देखूं तो कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने फूड फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव लिया है, मतलब अपने देश में, क्योंकि आप जानते हैं विटामिन की कमी या किसी भी तरीके के मिनरल्स या किसी भी तरीके के अगर पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में देखने को मिलती है, तो ये माना जाता है कि उस व्यक्ति का जो आपका क्या बोल सकते हैं कि जैसे भारत में हर हर मैं बता दूं कि भारत की एक रिपोर्ट बताती है, भारत में जो रिपोर्ट्स आती हैं बच्चों से रिलेटेड, कि भारत में आपका प्रत्येक 2 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है, मतलब उसे आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल पाते। इसी तरीके से प्रत्येक देश क्या करता है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए, मेल न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन जिसे बोला जाता है, उसको कम करने के लिए एक फोर्टिफिकेशन, आपका फूड फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव लिया जाता है, जिसमें खाद्य पदार्थ इस तरीके से लगाए जाते हैं ताकि विटामिन सारे हमारे शरीर को मिल सके। तो इसमें यही है, फॉलिक एसिड हो गया, जो B9 हो गया, नियासिन 3 हो गया, विटामिन ए हो गया आपका, रेटिनॉल B1 हो गया आपका, ठीक है ना, आपका राइबोफ्लाविन हो गया। तो ये सारी चीज़ें, B2 आ गया आपका, B12 आ गया आपका, साइनोकोबालामाइन आ गया। तो ये सारे विटामिन की कमी से कई सारे रोग देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखना, खासकर जो हमारा यकृत होता है, लीवर है, जिसमें आपका ADB और B12, जो आपका ADB B12 होता है, ये अच्छी मात्रा में संग्रहित हो जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना है कि A और D की कमी हमारे शरीर में एक वयस्क के उसमें देखने को मिल सकती है। विटामिन B3 की बात करें तो इसे नियासिन बोलते हैं या नियासिनामाइड कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में क्या नहीं होता, आपका संश्लेषित, संग्रहित नहीं किया जा सकता। इसे थोड़ा आप दिमाग में रखें। विटामिन C से स्कर्वी जैसा रोग पैदा हो सकता है। वहीं अगर बात करें कि विटामिन की कमियां जो हमारे शरीर में देखने को मिलती है, उसकी 2 कंडीशन देखने को मिलती है, एक होती है प्राथमिक और द्वितीयक, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक तो ये है कि हम ले ही नहीं, उस तरीके का खाना खा नहीं रहे जिससे हमको वो सारे विटामिन मिल पाए। और दूसरा होता है कि हमारा शरीर उन विटामिन को लेने से ही मना कर देता है। ये तब होता है जब हम अपने डेली का जो रूटीन्स होता है उसे ख़राब कर लेते हैं, जैसे अत्यधिक धूम्रपान करना, अत्यधिक शराब का सेवन करना, दवाइयों का अत्यधिक उपयोग भी क्या कर सकता है, आपके विटामिन के अवशोषण और उपयोग में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप पैदा कर सकता है। 2003 से अगर 6 की बात करूंगा तो अमेरिका में ऐसे व्यक्ति थे, जो 90% ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विटामिन का सेवन नहीं किया था, ठीक है ना। तो इससे ये पता लगता था कि उनके शरीर में डी और ई की अपर्याप्त स्तर वहाँ पे पाया गया। वहीं बात करें कि अच्छी तरह से शोधित मानव जो विटामिन की कमी में थायमीन हो जाता है, जो मैंने आपको बताया कि थायमीन जो होता है आपका, जिसे बेरी जिसे बोलते हैं आपका B1, ठीक है ना, जैसे बेरी रोग होता है जो क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, चाहे नियासिन हो गया, C हो गया, इससे पैलाग्रा जैसी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती हैं।
पैलाग्रा मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो स्किन होती है उसमें चकते टाइप के पड़ जाते हैं। फॉलेट जो होता है आपका फॉलिक एसिड, वो तंत्रिका ट्यूब दोष को दूर करता है जो एम्ब्रियो में देखने को मिलता है। और विटामिन डी आपका रिकेट्स के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारे, जैसे विटामिन ई है, तो विटामिन ए जो होता है आपका उसे रेटिनॉल बोलते हैं। रतौंधी जैसी बीमारी देखने को मिलती है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और संक्रमणों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा जो एंटी इम्यून सिस्टम होता है या इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है आपका वीक हो जाता है। जीरोफ्थैल्मिया जैसी बीमारी देखने को मिलती है जिसमें आँख में पानी बनना बंद हो जाता है। आपका कैटरैक्ट जैसी बीमारी, मोतियाबिंद जैसी बीमारी देखने को मिलती है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर हमारे शरीर में यूवी रेज डायरेक्टली पड़े, अगर ओजोन ना हो, ओजोन क्योंकि आप जानते हैं यूवी रेज को रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, सन की पराबैंगनी किरणों को रोकती है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इससे एक तो स्किन कैंसर हो सकता है, और दूसरा जो चीज़ में देखने को मिलती है वो मोतियाबिंदी देखने को मिलता है, कैटरैक्ट जैसी बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है ना, जिसमें हमारी आंख में एक सफ़ेद सी आगे झिल्ली बन जाती है, त्वचा शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ये आपने याद रखना है। B2 की अगर बात करें तो B2 से आपका त्वचा फट जाती है, आंखों का लाल होना। नियासिन 3 की बात करें तो दांत वगैरह हो जाते हैं। पेंटोथेनिक एसिड की बात करें तो बाल सफ़ेद होना या मंद बुद्धि का होना, दिमाग का अच्छे तरीके से काम न करना। B6 की बात करें तो एनीमिया और त्वचा रोग। बायोटीन की अगर बात करें, B7 की बात करें तो लगभग शरीर में दर्द और बालों का गिरना। B9 अभी मैंने बता दिया कि आपका तंत्रिका ट्यूब दोष को बढ़ा सकता है अगर इसकी कमी होती है। B12 जो आपका साइनोकोबालामाइन होता है। एनीमिया जैसी बीमारी, पेचिस रोग जैसी बीमारी आपको देखने को मिलती है। C से स्कर्वी हो गया। D से आपका रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ये आपकी हड्डियों से जनित बीमारियाँ। E से आपकी जनन शक्ति कम हो सकती है। ठीक है ना। E को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। इससे जो इंसान है वो इनफर्टाइल हो सकता है, नपुंसक हो सकता है अगर इसकी कमी मिले। विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमने देता अंदर बॉडी के, और बाहर थक्का जमने देता है, ये आपने याद रखना है। अत्यधिक सेवन भी क्या होता है, खतरनाक होता है। इससे विषाक्तता आ जाती है, इंटॉक्सिसिटी आ जाती है, हाइपरटॉक्सिसिटी वाला केस बन सकता है। तो इनकी क्या होती है, एक लिमिट तय करती है सरकारें। विटामिन का जब चलाती हैं कुपोषण के लिए तो अलग अलग लिमिट रखती है कि लो लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी। तो अपर लिमिट भी इसकी सेट कर रखी है, अगर ज़्यादा मात्रा में न लिया जाए उसको भी सेट किया गया है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अनुशंसित स्तर कितना, ये आप पढ़ लेना, ये यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर अनुशंसित स्तर की बात करें तो विटामिन सी की अगर बात करें तो भारत में 40 मिलीग्राम पर डे में काम चल जाता है, जबकि आपके यूरोपियन यूनियन के जो देश है उनका सेट कर रखा अपना स्तर 155 मिलीग्राम पर डे। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपके ट्रिक्स हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। जैसे ए को रेटिनॉल बोलते हैं, बी को थाइमीन बोलते हैं, B1 को, B2 को आपका राइबोफ्लाविन बोलते हैं, B3 को आपका नियासिन या निकोटिनामाइड बोलते हैं, B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है, B6 का आपका पायोडॉक्सिन होता है, B7 बायोटीन होता है, B9 आपका फॉलिक एसिड है, B12 आपका साइनोकोबालामाइन हो गया, C आपका एस्कॉबिक एसिड हो गया, D कैल्सीफेरॉल हो गया, E आपका टोकोफेरॉल हो गया, और K आपका फाइलोक्विनोन हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे तो ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिक दे रखी है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। जैसे रथ एक टॉफ़ी, तो ABCDEK। पहले मैं आपको बताऊँ, सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इस तरीके से याद करें, B के बाद में याद करें, B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B9 और B12 ये बाद में याद करें, पहले आप इन नॉर्मल को याद करें। इस तरीके से आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा। जब ये याद हो जाएगा तो आप थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, तो ये इससे आप B1 जो आपके B के हैं उनका याद कर सकते हैं। B1 B2 B3 B5 B6 B7 और B12, और यहाँ पे B9 भी लिख लेना, जिसको क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं। अच्छा, जल में घुलनशील के लिए याद करने का तरीका है बिपिन चंद्रपाल। तो बिपिन चंद्रपाल मतलब जो बी है उससे विटामिन बी, सी से आपका विटामिन सी, और पी से हो जाता है आपका प्रोटीन। याद रखना, प्रोटीन भी आपके क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जबकि ADEK की बात करें तो वसा में घुलनशील है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन की खोज FG हॉपकिंस ने की थी, जबकि 1911 में जो आपके कौन थे, फंक थे, उन्होंने इसका नाम दे दिया था। ठीक है ना। विटामिन जो होते हैं वो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें एंजाइम का निर्माण करते हैं, ये रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें बी कॉम्प्लेक्स समूह की बात करें, या B5 पेंटोथेनिक एसिड की बात करें, B7 बायोटीन की बात करें, ये बी के अंदर आते हैं। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, मैंने जैसे बताया, ये पेपर में एक बार पूछा गया था। विटामिन जो आपका डी होता है, इसमें क्या होता है कि आपका सूर्य में प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो इगेस्ट्रीरॉल के फॉर्म में हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, तो इसको क्या करता है, विटामिन डी को जनरेट कर सकता है आपको कौन, सन। विटामिन के जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, और मैंने बताया था ये हमारी जो आंत होती है, बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें कॉलन नाम का एक बैक्टीरिया होता है। जैसे मैंने बताया कौन सा, ई कोलाई बैक्टीरिया, जैसे बोलते हैं एस्चीरिचिया कोलाई। तो ये बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में,
और ये क्या करता है, आपका विटामिन के को बनाता है। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप कि आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।